आज से 8 साल पहले संतोष बाई की जिंदगी में आई एक अमावस ने उनसे उनका पति छीन लिया। मजदूरी करके 8 बच्चों को पालने वाली इस माँ की जिंदगी में तब से ऐसा अंधेरा फैला जो आज तक कायम है। इन्होंने बार बार खुद को बचाया। सरकार ने हर बार इनका मकान तोड़ा। डर के मारे इन्होंने बिजली ही कटवा दी। पिछली बार जब अधिकारी बुलडोजर लेकर आए तब वो अस्पताल में अपना इलाज करवा रही थी। अब की सरकार ने ना खाने को गेहूं छोड़ा, ना पीने को पानी। मैं तो अस्पताल चली गई थी। मेरा बच्चा एक बड़ा वाला छोटा लड़का है, चारों बहन से छोटा, तो वो घर पे था। बोले मेरी माँ को अस्पताल में बाटल चढ़े, मेरे छोटे भाई को भी बाटल चढ़े, तो लेकिन आन दो बोले। फिर तुमने तोड़ना, मेरे घर में सब भरा भरा अनाज पानी भी भरा हुआ है, ये लोग ढोल ढूल देंगे, नुकसान कर देंगे, तो मेरी माँ मुझे डांटेगी। बच्चा को फिर कोटवाल ने बोला कि बेटा अभी तेरी मम्मी भी आ जाएगी, हम लोग धीरे से सामान निकालते। फिर भी लोगों ने चावल ढोल दिए, चने की दाल ढोल दी, सब पानी पीने का था वो पूरा पानी ढोल दिया। कुछ पीने के लिए पानी भी नहीं रहा। और मकान को तोड़े, जैसे पीआई लगाई इधर से पीछे से पूरा तोड़ दिया। मैं अस्पताल से बाटल, मेरे बच्चे को भी बाटल लगी, मेरे को तो फोन पे फोन जा रहा है मेरे पास में, मम्मी आ गए, ये लोग तो तोड़ ही रहे। मैंने कहा बेटा रहने दे, तोड़ दिया, मेरे को बाटल तो तब आऊंगी। फिर उन लोगों से मैंने बात की कि मेरा बाटल चढ़ रहा है, मुझे आने तो दो, मैं फिर आऊंगी, फिर भले तुम तोड़ देना। पर लेकिन नहीं, वो आ नहीं पाई। उसके पहले मेरा घर को सब सत्यानाश कर दिया। तो अभी आपके यहाँ तो लाइट भी नहीं है? नहीं, लाइट भी नहीं है हमारे यहाँ, कब से ही नहीं लाइट भी हमारे घर का। एक बार और जब पहली बार तोड़ा था, जब से हमारे घर में फिर हमने लाइट ही नहीं लगाई। लाइट ही नहीं, हम लाइट लगवाने के लिए जाते तो बोलते 3000 का खर्चा आएगा, आप टूटेंगे उसमें, अब काहे कि तुम्हें लाइट दे, बोले रहने दो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। वो 4 बार का ये मकान तोड़ दिया। इसके बावजूद संतोष को कोई शिकायत नहीं है। संघर्ष और जिजीविका की यह कहानी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले स्थित ओमकारेश्वर की है। संतोष जैसी महिलाओं के परिवार जिन आश्रमों और मंदिरों के भरोसे अब तक पल रहे थे, उनके वजूद को आज खतरा है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार यहाँ एक परियोजना लेकर आई है। शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा खड़ी करने के चक्कर में शिव भक्तों को उजाड़ने का काम चल रहा है। अतिक्रमण कोई नहीं है दीदी, इतनी दूर है, वो कहाँ से अतिक्रमण आ जाएगा। और कब से हम रह रहे हैं, हमारे बुजुर्ग इंसान इस जगह पे खत्म हो गए। आप लोग किस समाज से हैं? हम भील हैं। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के चक्कर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि विकास कैसा भी हो, गुजारा सबका चलना चाहिए। ओमकारेश्वर के 500 से ज्यादा अनपढ़ भील भिलाला परिवारों तक को यह बात अच्छे से समझ आती है। इसलिए यहाँ लंबे समय से इस परियोजना का विरोध चल रहा है, जिसे सरकार ने अद्वैतलोक का नाम दिया है। परियोजना का विरोध करने वालों में संत राम नारायण शुरुआती चेहरों में रहे हैं, जिन्हें लोगों को जागरूक करने के चक्कर में सरकार का दमन झेलना पड़ा था। मूर्ति लगाने से कितना नुकसान हुआ है। पहले हजारों पेड़ कटे, हमने पेड़ों की गिनती करी, एक एक पेड़ की गिनती करी। वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर, वहाँ के जो सब लोग हैं, उनके वक्तव्य हैं कि जब इन्होंने पहली बार कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा तो वो जो उन्होंने पहला सर्विस रोड बनाया, उसी में ही 7000 पेड़ कट गए। केवल इतने से उसमें पेड़ कट गए। अगली बार फिर उन्होंने एक नया काम शुरू करा कि जब खुदाई करना थी इतनी बड़ी मूर्ति की, तो ये ब्लास्टिंग करते थे। ब्लास्टिंग करने से पर्वत की सारी जो नींव थी वो पूरी खसक गई। और इस ब्लास्टिंग से वो जो डैम बना है, उस डैम के अंदर जो डिसलोकेशन हो गया, जिस पर्वत से उनको जोड़ रखा था, वो एक खतरा बन गया। एक अधर्म करने पर, एक बिना सोचे समझे विकास के नाम पर लोगों को खूब अच्छे अच्छे सपने दिखाए,
ये जो काशी विश्वनाथ का लोक बना है ना, उससे अधिक लोग आएंगे, उससे अधिक अर्थ आएगा। ये धर्म नहीं है, ये आर्थिक संपन्नता को धर्म की आड़ में लाने का प्रयास है, और उससे अधर्म ही होता है, उससे धर्म नहीं होता। महाकाल लोक बनाया धार्मिक नहीं है। आप भगवान पे जल चढ़ाने के लिए 700 और 2100 रुपये ले रहे हैं, ये कौन सा, ये धर्म नहीं है। वैसा ही प्रयास ही यहाँ कर रहे हैं कि ये केवल टूरिज्म, एक आध्यात्मिक क्षेत्र को एक पर्यटन स्थल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें उनका आर्थिक लाभ है और कुछ नहीं। आध्यात्मिक होता तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता, वो भी नहीं, और ये विनाश का कारण बनना है। विकास के नाम पर ओमकारेश्वर में किया जा रहा विनाश 1.5 महीने पहले सबने देखा। वह 15 सितंबर की काली रात थी, जब नर्मदा का पानी अचानक बढ़ने लगा। 3 दिन बाद यहाँ प्रधानमंत्री को आना था, भव्य मूर्ति का उद्घाटन करना था। उस रात 1:05 पर ओमकारेश्वर बांध का पहला गेट खोला गया। 1:15 तक यानी 10 मिनट के बीच 2300 गेट खोल दिए गए। घर बह गए, दुकानें बह गईं, आश्रम डूब गए। नावों ने लंगर छुड़ा लिए तो मछुआरे भागे। बचे हुए मलबों में पशु दब गए। जो प्रोजेक्ट है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो इसमें 23 गेट है, और इसके नियमानुसार इसका 2 बार नोटिस इशू हो चुका है कलेक्टर के तरफ से कि ये पानी बिल्कुल अभी छूटने वाला है, और इन्होंने छोड़ा नहीं, क्योंकि वो जो प्रोग्राम के लिए उनके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी उनको। और आखिरी ऐसा हुआ कि सामने से पानी आ रहा बाढ़ का, और इन्होंने सबसे बड़ी गलती डैम वाले ने, प्रशासन ने की कि इन्होंने पूरे कुछ भी बताए बिना इन्होंने सबसे ज़्यादा पानी छोड़ा आज तक के इतिहास में। और रात को 1:05 पे इन्होंने पहला गेट खोला, और 1:15 तक इन्होंने 23 गेट खोले। जब पानी आया लोग कैसे भागे? लोग ऐसे भागे थे, लोग तो भागने का काम नहीं, तो सबसे पहले तो दुकानें ही हो जाती है, यहाँ पे डूब जाती है, घर हो जाता है, नुकसान हो जाता है। लोग तो फिर अपनी जान बचाएंगे, नाव वाले अपनी नाव बचाने के लिए वहाँ भागे। तो यहाँ समझ लो कि किसी को किसी के लिए नहीं, कोई जान बचा रहा, कोई अपना माल बचा रहा, कोई दुकान बचा रहा। इस विनाश के 3 दिन बाद यानी 18 सितंबर को प्रधानमंत्री को शंकराचार्य की प्रतिमा लोकार्पित करने यहाँ आना था। वे नहीं आए। मलबे, दुर्गंध और बिखरी हुई जिंदगियों के बीच प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी के हाथों 21 सितंबर को। हम 6 दिन बाद 27 तारीख को वहां पहुंचे थे। हर ओर सामान बिखरा पड़ा था। दर्जन भर से ज्यादा ट्रक सामान ढोने के लिए खड़े थे। मूर्ति के साथ वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रही कंपनी लार्सन एंड टूब्रो के एक कर्मचारी बताते हैं कि कार्यक्रम भले ही 1 दिन का था, लेकिन इसकी तैयारियां लगभग 15 दिन पहले से चल रही थीं। इन तैयारियों में हवन पूजन की जगह बनाने से लेकर लोगों के बैठने की व्यवस्था और उनके आने जाने के लिए रास्ते के निर्माण, खाने के पंडाल, सब कुछ शामिल था। आदि शंकराचार्य की मूर्ति को स्थापित करने का उद्देश्य ग्लोबल स्तर पर एकता स्थापित करना है। ये वही कार्य है जो भगवान आदि शंकर ने 8वीं सदी में देश के चारों कोनों में चारों पीठों की स्थापना करके किया था। एकता स्थापित करने का दावा कितना सच्चा है, इसे यहाँ के लोगों की बिखरी हुई जिंदगी को देखकर समझा जा सकता है। आतंक फैला ही देते हैं, तो भाई हम भी तो इंसान हैं। हम भी ये कहते हैं कि आपको वोटिंग की ज़रूरत रहती है। जब आप हमारे पास आते हैं, हम तो सहमत रहते हैं ना आपसे, सहमत रहते हैं, हम वोट देते हैं। हमेशा से हम जिताते आ रहे हैं आप लोगों को, हमेशा वोट डालते हैं, जीत करवाते हैं आप लोगों की। हम आम जनता के कारण आप लोगों को कुर्सी मिल रहा है, फिर आम जनता का लास्ट में वही हाल कर देते हैं आप लोग। कभी उनके बारे में कभी सोचते हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम तो एक ऐसा कचरा बन चुके हैं उनके लिए कि उनको सही दिखाई नहीं देता कि ये भी एक इंसान है।
सत्ता में आने के लिए वोट लेकर बदले में बार बार लोगों का घर तोड़े जाने से इन लोगों का दिल अब टूट चुका है। धार जिले के यहाँ बरसों पहले संकल्प लेकर आए अर्जुन हमसे बात करते हुए रो पड़ते हैं। मेरा तुम्हारा कहीं ठिकाना भी नहीं दिया। अच्छा, ये ऐसा मेरा इलाज हुआ। मेरी बहुत मुसीबत है, इस समय में बहुत मुसीबत में हूँ। मेरे को कोई देने लेने वाला भी नहीं है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में माँ है, मेरे पास कोई नहीं। ओमकारेश्वर के जिस ओंकार पर्वत पर अदैत्य लोक को बसाया जा रहा है, वहां रह रहे करीब 3000 लोगों को जबरदस्ती अतिक्रमणकारी बताकर वहां से हटा दिया गया है। हटाए जाने के बाद भी कुछ लोग वहां पर रह रहे हैं क्योंकि उनके पास जाने को कोई जगह नहीं है और सरकार के पास कोई पुनर्स्थापन या पुनर्वास की नीति नहीं है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग भील आदिवासी हैं। जब हम वहां पहुंचे तो संतोष बाई की बेटी प्रियंका कई दिनों से स्कूल नहीं गई थी। माँ की बीमारी के दौरान परिवार चलाने के लिए वह मंदिरों में आने जाने वाले श्रद्धालुओं के माथे पर चंदन लगाने का काम करती हैं, जिसके एवज में उसे कुछ रुपए मिल जाते हैं। श्रद्धालु से पैसा दे ये जरूरी नहीं है, फिर भी वह सुबह से शाम तक कुल जमा 300-400 रुपए हर रोज कमा ही लेती है। अभी मैं मंदिर में जाती चंदन। अच्छा, लोगों को चंदन लगाती। कितना दिन में पैसा मिल जाता है? 300-400 एक दिन का। तो किस समय से किस समय जाती है? 10 बजे नहीं तो 11 बजे। तो स्कूल कब जाती है? स्कूल अभी मम्मी बीमार है तो जा अभी रही। मैंने अभी बीमार है, खाना आना। मम्मी बीमार है तो मैं भी स्कूल नहीं जा रही, फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा इसलिए। सुमिल कलमे, गौरव माशरे, स्वयं गोलकर, विशाल राणा की हालत भी प्रियंका से जुदा नहीं है। फर्क बस इतना है कि वे लड़के हैं जो पहले ही काम धंधे में लग गए हैं और उन्हें लगता है कि अगर यहाँ बाजार बन जाए तो उनकी जिंदगी संभल जाएगी। हमको यहाँ पे एक मार्केट बना के दे और हमारी जो दुकान है, हम तो इससे ही कमाते, हम और दूसरा काम नहीं करते हैं ना, हमको गाड़ी की धंधा आते, बस हमारी ये है कि दुकानों से ही हमारा खर्च चलता है। छोटे बच्चों का डर हालांकि नौजवानों से जुदा है। पेड़ काटने और जंगलों के खुल जाने से जंगली जानवरों का जो भय पैदा हुआ है उसे उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। यहाँ पे टापू पे जंगली जानवर आए, शेर और चीता और जंगली वो सुअर आती ना, जंगली सुअर वो भी आते हैं रात में। 12 बजे रात में हम रोज देखते इधर। तो अभी आप लोगों का घर तोड़ दिया गया है, तभी डर लगता है फिर? बहुत डर लगता है। तो कैसे सोते हो फिर रात में? हम ऐसे ही सो जाते हैं, ऐसे बाहर खटिया बिछा के सो जाते हैं। घर तोड़े जाने के बाद लोगों को खुले में रहना पड़ रहा है। सारी गृहस्थी खुले आसमान के नीचे है। सांप, भालू आदि का खतरा सिर के ऊपर मंडराता रहता है। पायल की हाई स्कूल की परीक्षा भी सिर पर है, लेकिन उसकी जिंदगी में पढ़ने की सहूलियत नहीं है। कितने दिन से स्कूल नहीं गए? अभी 4-5 दिन से नहीं गए। तो क्यों नहीं जा रहे हैं? ऐसे ही घर टूटा है तो इसलिए नहीं जाते। घर तो तोड़ दिया तो कैसे जाएंगे अब? जिनका नहीं टूटा वो जाते हैं स्कूल, हम नहीं जा रहे। मम्मी पापा की देखभाल करना पड़ता है। सबकी हालत प्रियंका और पायल जैसी नहीं है। घर परिवार के हालात भी यहाँ बहुत कुछ तय करते हैं। यही रहने वाली अलका मानती है कि सबके हालात एक जैसे नहीं हैं। उनके बच्चे अब भी इस तबाही के बीच स्कूल जा पा रहे हैं, लेकिन भविष्य को लेकर उनकी चिंता थोड़ी अलग है, क्योंकि वे जानती हैं कि उनके बच्चे नौकरी करने के लायक नहीं हैं। वे केवल दुकानदारी जानते हैं, लेकिन इस बार सीधा हमला दुकान धंधे पर है।
हाँ तो टूट जाएगा तो फिर सब करेंगे क्या, मतलब क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, रोजी रोटी तो यही सबकी, खेती बाड़ी तो कुछ है नहीं यहाँ पर, बस यही इसी में चलता आ रहा शुरू से, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी यही चलती आ रही है शुरू से ही। दादाजी के दादाजी मतलब जैसा भी है तो यहीं पे करते आए हम लोग। अब क्या है, जंगल में हम लोगों ने दुकानें बनाई, ऐसे पब्लिक आती थी, बस इन पे चलता रहता था धंधा पानी। और अब जब अच्छा होने लग गया है तो अब यहाँ हटाने लगे हैं। अदैत तुलोक के निर्माण में नुकसान केवल वहां रहने वाले लोगों का ही नहीं हुआ, बल्कि पर्यावरण को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो ओंकार पर्वत से करीब 4000 पेड़ों को काटा गया है। सरकार द्वारा एनजीटी को जो जानकारी दी गई है उसमें 1300 पेड़ों को काटे जाने की बात की गई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता प्रसार के कार्यक्रम में लगे लोगों का कहना है कि 3000 के लगभग पेड़ों को काटा गया है। पेड़ों की कटान से हुए नुकसान पर मुनींद्र दास कबीर कहते हैं कि 1300 पेड़ों के काटे जाने की जानकारी तो सरकार खुद दे रही है, जबकि वास्तविकता इससे उलट है। अगर पर्यावरण को यानी वृक्षों को नाश करने से पहले तो ऑक्सीजन की कमी होगी, जो पर्यावरण का नुकसान, मूल पशु पक्षियों का जो रहना था वो यहाँ पे तब करीबन खत्म हो गया था आज के टाइम। बीच में ऐसे यहाँ पे वन संपदा बढ़ी थी कि यहाँ पे जो मोर दिखते नहीं थे ना, वो भी आना चालू हो गए थे पिछले 2 साल से। तो उसके कारण तो एक सारे प्राणियों का भी जीवन खराब हो गया यहाँ पे, पशु पक्षियों का भी खराब हो गया। गवर्नमेंट तो कहता है कि हमने 1200 काटे हैं करके, जो उन्होंने एनजीटी में कहा था और हाईकोर्ट में जो किया था, लेकिन उन्होंने तब करीबन 3500 के ऊपर उन्होंने काट दिया। स्वराज सरकार ने 2022 में कैबिनेट से अदैत तुलोक प्रोजेक्ट को पास कराया था। उसी समय से यहाँ के संतों और साधुओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया। कबीर विरोध करने वालों में अग्रणी थे। बीते साल जून की बात है जब खंडवा के साधु संतों और स्थानीय लोगों को भोपाल में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। इस दौरान पुलिस ने साधुओं के साथ सख्ती भी की थी। इस योजना का विरोध अब खंडवा सहित इंदौर, खरगोन, बड़वानी और भोपाल में भी हुआ था। शुरुआती विरोध को भी जब दबा दिया गया तो दोबारा कोई आवाज नहीं उठ सकी। आम लोगों की बद्दुआ अपनी जगह, लेकिन साधु संत अगर बद्दुआ देने लगे तो एक बार शिवराज सिंह चौहान और भाजपा सरकार को जरूर सोचना चाहिए कि कहीं उन्होंने व्यापार और पर्यटन के चक्कर में कुछ बड़ा अधर्म तो नहीं कर डाला। अब जो गलत उन्होंने कर लिया वो कर लिया है, लेकिन अब आगे जाके ऐसा कोई गलत काम उनको नहीं करना चाहिए। ओंकार पर्वत को तोड़ने की जगह उन्होंने नया शंकर तीर्थ का अगर निर्माण किया रहता तो उनका नाम अमर हो गया रहता। और अब क्या होगा? अब वो भगवान ही उनको बताएगा। लोग अभी फल देने वाले हैं ना भगवान, उससे मालूम पड़ेगा। ओमकारेश्वर के प्रभावित लोगों का भविष्य एक हद तक मध्य प्रदेश के चुनाव परिणामों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। जो मूर्ति लग गई उसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कैबिनेट के लिए फैसले को रद्द करके योजना का खाका बेशक बदला जा सकता है, जिससे बरसों से वहां रह रहे लोगों को उजड़ना न पड़े। इस लिहाज से 3 दिसंबर को आने वाला चुनाव परिणाम हजारों लोगों की किस्मत और जिंदगी को तय करेगा।